अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट इकोनॉमिक चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम क्या था हमारा भारतीय अर्थतंत्र, जिसको उर्दू में बोलते हैं भारतीय माशी निज़ाम। आज हम इसका देखेंगे पार्ट 5, जिसमें इससे पहले के पीरियड में मैंने आपको समझाया था कि भारत के बारे में आपको समझाया था, भारत का नाम किस तरह से पड़ा। फिर इसके अलावा 3 पॉइंट मैंने आपको बताए थे, सनअत, खेती और खिदमत के शोबे। फिर इसके बाद मैंने आपको 13 पॉइंट जो समझाए थे वो क्या थे कि आज़ादी के पहले के भारत का माशी निज़ाम, और उसके भी हमने पॉइंट कौन कौन से देखे थे, रेलवे, नकल हमल, बैंक, समाजी ढांचा, खेती, महसूल का टैक्स और टैक्स की ऊंची शरह यानी कि महसूल की ऊंची शरह, टैक्स की मुख्तलिफ शरह, सनअती पॉलिसी, इसके अलावा माशी इस्तेहाल, कारीगरों का इस्तेहाल, फिर सरमायाकारी का बहाव, जिसका और 6वां पॉइंट हमने देखा था कि मुख्तलिफ इंतज़ामिया का बोझ, जिसके अंदर हमने होम चार्ज भी देखा था। फिर उसके बाद हमको 15 अगस्त 1947 के रोज़ जब भारत से अंग्रेज़ चले गए, अब उसके बाद यानी कि आज़ादी मिलने के बाद, तो आज के पीरियड में हम देखेंगे कि आज़ादी के बाद का भारतीय माशी निज़ाम, जिसको गुजराती में कहेंगे स्वतंत्र पछीनो भारतीय अर्थतंत्र कैसा था। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले कि स्वतंत्र पछीनो भारतीय अर्थतंत्र यानी कि आज़ादी के बाद का भारतीय माशी निज़ाम। तो आज़ादी के बाद भारत का जो माशी निज़ाम था वो तरक्की की राह पर तो था ही, लेकिन ये तमाम की तमाम बातें हम पॉइंट के ज़रिए समझेंगे। तो इसके जो पॉइंट है, देखो कितने पॉइंट है इसके कि फ़ीकस आमदनी, ज़राअत, सनअत, खिदमती शोबे, आबादी, गरीबी, बेकारी और इंसानी तरक्की। टोटल कितने पॉइंट है हमारे पास? 8 पॉइंट है। तो सबसे पहले हम पहला पॉइंट देखेंगे कि फ़ीकस आमदनी, जिसको हम गुजराती में कहेंगे माठाधिक आवक। क्या कहेंगे? माठाधिक आवक। तो फ़ीकस आमदनी यानी कि भारत की जो फ़ीकस आमदनी थी वो इंसानी अहवाल के मुताबिक, इंसानी तरक्की के अहवाल के मुताबिक, जिसको हम गुजराती में कहेंगे मानव विकास अहवाल। क्या कहेंगे? मानव विकास अहवाल, और उर्दू में कहेंगे इंसानी तरक्की अहवाल के मुताबिक। कब की बात करती हूँ मैं? ये आज़ादी के बाद की। अब आज़ादी के पहले का हमने सब पॉइंट देख लिए। अब भारत को आज़ादी मिल गई, अब उसके बाद भारत के माशी निज़ाम में क्या तब्दीली आई, कौन सा शोबा ऊंचा आया, कौन सा शोबा नीचे है, इसके बारे में हम जान रहे हैं। तो जो फ़ीकस आमदनी है यानी कि क्या माठाधिक आवक थी, तो मानव विकास अहवाल यानी कि इंसानी तरक्की के अहवाल के मुताबिक 2014 के मुताबिक, किसकी बात करती हूँ मैं? याद रहे 2014 के मुताबिक साल 2013 में जो भारत की फ़ीकस आमदनी थी वो डॉलर में थी, $5,150 थी। तो हमारे 12वीं के अंदर आएगा कि फ़ीकस डॉलर के अंदर एक लेसन है, दूसरा ही लेसन, तो उसमें आपको पता चलेगा कि फ़ीकस आमदनी किस तरह से काटते। तो फ़ीकस आमदनी हम इस तरह से काटते कि तमाम देशों के अंदर एक चलन नहीं चलता है, सबके चलन कैसे होते? अलग अलग होते। हमारे यहाँ पर रुपया चलता है, सऊदी में रियाल चलती है ना, और फिर हर जगह यानी कि अलग अलग दिनार चलते। तो ये अमेरिका के अंदर डॉलर चलते। तो ये तमाम जितने भी है देश, जब उनकी मानव विकास यानी कि इंसानी तरक्की का अहवाल जब निकालते तो उनको काय में कन्वर्ट करते लोगों डॉलर के अंदर, यानी कि हमारे रुपयों को भी काय में करते लोगों डॉलर के अंदर करते। तो ये तुम्हारा 12वीं में आएगा, लेकिन फ़िलहाल अभी हमको इतना समझना है कि भारत आज़ादी के बाद भारत की जो फ़ीकस आमदनी है, तो 2014 के मुताबिक 2013 की जो फ़ीकस आमदनी थी, याद रहे 2014 में उन लोगों ने अहवाल के मुताबिक किसकी फ़ीकस आमदनी काढ़ी? 2013 की। तो 2013 में भारत की जो फ़ीकस आमदनी थी वो $5,150 थी। याद रहे 2013 में भारत की फ़ीकस आमदनी
$5,550 थी, जबकि उसी समय उसी वक्त 2013 के अंदर जो चीन था वो चीन की फीकस आमदनी $11,477 थी। चीन की कितनी थी? 11,477, जबकि श्रीलंका की जो थी $9,250 थी। तो देखो मैंने आपको बताया है कि फीकस आमदनी का मैंने यहाँ पर बताया है कि जो फीकस आमदनी है तो ये काय में है? डॉलर में है। मैंने पहले कहा कि हर मुल्क की, हर देश की जो भी फीकस आमदनी निकाली जाती है वो डॉलर से निकाली गई थी। तो फिलहाल हम कौन सा देख रहे हैं? 2014 के मुताबिक, इंसानी तरक्की अहवाल के मुताबिक 2013 की देख रहे थे। तो 2013 में भारत की कितनी थी? 5,150। चीन की जो फीकस आमदनी थी वो $11,477 थी। श्रीलंका की जो थी $9,250, अमेरिका की $52,308 थी, जबकि नॉर्वे की जो थी वो $63,909 थी। यानी कि सबसे ज़्यादा कौन है आगे? 63,909। ये हम 10वीं में भी पढ़ चुके हैं। तो नंबर 1 पर कौन है? नॉर्वे। हमारा 10वीं में भी सवाल था कि मानव विकास अहवाल मुताबिक माठाधिक आवक में સૌથી ऊंचो यानी कि इंसानी तरक्की के मुताबिक कौन आगे है? तो नॉर्वे आगे था। तो नॉर्वे की जो फीकस आमदनी है वो कितनी है? $63,909 थी। ये तमाम के देशों के अंदर देखो कि जो हमारे भारत है वो तो ये तरक्की पजीर मुल्कों से जो हमारी फीकस आमदनी है वो 7 गुना क्या है? कम है। किस किस के अंदर? चीन, श्रीलंका, अमेरिका और नॉर्वे के मुकाबले में जो हमारा भारत है वो 7 गुना कैसे है? पीछे है। काय में है? फीकस आमदनी में, जिसके वजह से वो कैसा देश कहते हैं गुजराती में, जिसको पछात देश इसके अंदर, यानी कि एकदम नीचे गिरा हुआ। तो यही मैंने बताया है आपको तस्वीर के, ये तस्वीर में जो आपको दिख रही है जो टेबल दिया है कि देखो मैंने देश का नाम दिया है, उसके बाद उसके अंदर फीकस आमदनी अमेरिकन डॉलर में लिखी हुई है यहाँ। तो देखो सबसे नंबर 1 पर कौन है? नॉर्वे 63,909, अमेरिका 52,308, जर्मनी 43,049, इंग्लैंड 35,002 और चीन की मैं पहले बता चुकी 11,477, श्रीलंका 9,250 और जो हमारा भारत है 5,150, जबकि पाकिस्तान है 4,652 और बांग्लादेश 2,713। सबसे नीचा कौन है? बांग्लादेश। अब यही जो मैंने आपको बताई फीकस आमदनी पूरे मुल्कों की बताई, ये डॉलर में बताई, लेकिन फ़िलहाल अब हम देखेंगे कि 2013 और 14 के मुताबिक उसके बाद 6 सालों के अंदर जो फीकस आमदनी मैं आपको बता रही हूँ अब ये, तो ये रुपयों के अंदर है हमारे इसमें, यानी कि हमारे भारत की है रुपयों में। तो रुपये के अंदर देखो कि 2011 से 12 में ज़माने हाल के अंदर वर्तमान यानी कि चालू उसकी जो कीमत चल रही है वो 64,316 थी और जो साकिन कितनी रही उसके ऊपर ही अटक गई 64,316, यानी कि 2011 से 12 के अंदर कोई बढ़ोतरी कोई कमी आई नहीं, दोनों सेम है। लेकिन देखो 2012 से 2013 के मुताबिक 71,593 थी, लेकिन छेले क्या हो गई 66,344, कमी आई। अब 2013 से 14 में 80,388 थी, जबकि क्या हो गई 69 यानी कि 69,995 हुई। 2014 से 15 तक 88,533 थी, जो साकिन कितने पे हो गई 74,193 पर। तो ये जो मैंने आपको बताया ये किस में बताया? रुपयों में बताया। और इससे पहले जो मैंने टेबल आपको बताया था वो काय में था? डॉलर में था। और ये जो टेबल आपको मैं बता रही हूँ ये टेबल हमारे भारत की फीकस आमदनी का है 6 साल। उसके अंदर मैंने कौन सी तरक्की के बताया कि इंसानी तरक्की के अहवाल के मुताबिक 2014 की जो थी 2014 का अहवाल के मुताबिक हर मुल्क के अंदर 2013 की डॉलर के अंदर कौन कौन सी फीकस आमदनी में इजाफा हुआ और कौन सा मुल्क आगे है कौन सा मुल्क पीछे है। लेकिन
अहवाल के मुताबिक 14 के मुताबिक जो 2013 के अंदर 2011 से 12, 2012 से 13, 14 से 15, इसके मुताबिक हमारे देश में यानी कि हमारे मुल्क के अंदर, भारत के अंदर रुपयों के अंदर, वो मैंने डॉलर में बताया था और ये मैं आप लोगों को रुपयों में बता रही हूँ। तो रुपयों के अंदर फीका सामग्री के अंदर कब इजाफा हुआ और कब कमी हुई, तो क्यों कमी हुई, तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि ये कमी क्यों हुई। तो फीका सामग्री हमने समझ लिया। अब फीका सामग्री के बाद ये फीका सामग्री में कमी क्यों पेश आई, तो इसका दूसरा पॉइंट है ज़राअत, जिसको हम कहेंगे खेती। तो हम जानते हैं कि भारत कदीम ज़माने से ही एक अजीम मुल्क रहा है, ज़राअत के अंदर सबसे आगे है। आज़ादी के वक्त, याद रहे, देखो मैं बार बार बता रही हूँ, आज़ादी के दौरान, आज़ादी के वक्त भारत के लगभग 72% लोग किसके ऊपर थे, खेती के ऊपर दारोमदार रखते थे, खेती के शोबे में थे। कितने टका, 72% लोग खेती के शोबे से जुड़े हुए थे। आज़ादी के वक्त भारत के लगभग 72% जो अवाम थी वो ज़राअत से क्या थी, जुड़ी हुई थी। लेकिन 2001 से लेकर 2002 में ये घटकर क्या हो गई, 58% जो आबादी थी वो खेती के शोबे में से ये हो गई, तो कमी आई। जबकि 2001 में ये कितनी हो गई, 56.7 हो गई और कमी आ गई। रोज़गारी हासिल करते थे, जिसके नतीजे में 2013 और 14 में घटकर कितने पर आ गई है, 49% पर आ गई। अब मासियाती जो सर्वे करते 2014 से 15 के मुताबिक भारत के जो खेती के शोबे का वो था, वो क्या होगा, पहले क्या था, आगे बढ़ा था, लेकिन अब उसकी अहमियत क्या हो गई, कम हो गई। तो 1950 से 51 में खेती के शोबे में जो राष्ट्रीय आवक यानी कि जिसको हम कहेंगे कौमी आमदनी का जो अताया जाता था, अतिया फाड़ो जिसको हम कहेंगे, वो 55% था। कितने टका था, 55। 1950 से 51 के दरमियान खेती के शोबे में राष्ट्रीय आवक यानी कौमी आमदनी का जो अतिया था वो 55% था, जो 2013 से 14 में घटकर कितना रह गया, सिर्फ 14%। कितने टका रह गया, 14% रह गया। अब 1980 से 81 में 38% थी, जो 2000 से 2001 में 22.3% रह गई। यानी कि खेती के शोबे में क्या हो गया, इंसान हटता गया। तो इसका पूरा के पूरा जो असर हमको यहाँ पता चल जाता था कि हमने पहले भी देखा था कि हमारा जो था वो क्या था, सनत, सबसे पहले खेती, सनत और खिदमत के ऊपर जो हमारा दारोमदार मासी निज़ाम का चलता था। लेकिन सबसे पहले जो मेन है, जो फीकस आमदनी है, ये पूरी इस पर से निकलती थी। लेकिन फीकस आमदनी का जो मेन पॉइंट था खेती, ज़राअत। अब ज़राअत के अंदर ही जब कमी आएगी तो जाहिर सी बात है कि फीकस आमदनी में कमी आने वाली है। तो इस कमी की वजह से जो हमारी फीकस आमदनी है उसके अंदर क्या आ गया, कमी पेश आई, और नतीजन क्या हुआ कि हमारा जो मासी निज़ाम है वो डगमगाने लगा। इसके बाद का हम तीसरा पॉइंट देखेंगे, सनत, जिसको हम गुजराती में कहेंगे उद्योग। तो साल 1951 में भारत की जो सनतों का शोबा था वो 10.6 लोग उससे रोज़गारी हासिल करते थे। कितने टका, 10.6। 1951 में भारतीय सनत के अंदर 10.6% लोग रोज़गारी हासिल करते थे। और इसके मुकाबले में क्या हुआ कि 2001 में 18.2, देखो कमी आई कि इजाफा हुआ, इजाफा हुआ नहीं, कि 1951 में 10.6 था, जो बढ़कर सनती शोबों में बढ़कर 2001 में 18.2 हो गया, इजाफा हुआ। अब इसके मुकाबले में इसका तनासुब में इजाफा हुआ। तो साल 2011 से 12 में सनती शोबों के अंदर जो रोज़गारी हासिल करने वाले थे लोग वो 24.3% हो गए, यानी कि और इजाफा होता ही गया।
1951 में 10.6 था, 2001 में 18.2 हुआ, लेकिन 2011-12 में जो सनती शोबा था हमारा रोजगारी का, जिससे लोग सनतों से जो रोजगारी हासिल करते थे, वो कितने हो गए? 24.3 हो गए। इतना ही नहीं, 1950 से 51 में सनती शोबों से जो राष्ट्रीय आवक मिलती थी, यानी कि जो कौमी आमदनी में हासिल होती थी, वो 16.6 थी। कितनी हासिल होती थी? 16.6 हासिल होती थी, जो तस्के तनासुब में 2013 और 14 में बढ़कर 26% हो गई। यानी कि कितना अभी फ़िलहाल सबसे ज़्यादा किससे मिलता है हमको? सनती शोबों से फीकस आमदनी हासिल होती है, राष्ट्रीय आवक हासिल होती है, जिससे जो सनती शोबा था वो भारत के लिए क्या करता गया? इजाफा करता गया। लेकिन हकीकत में, वास्तव में भारत का जो सनती मुल्क बन सकता नहीं, क्योंकि कौमी आमदनी में 1950 और 51 में 15% और 1980 से 81 में इसका जो अतिया था वो 24% था, जो 2000 से 2001 में 27.3% हो गया और 2013 और 14 के अंदर 26.2 हिस्सा अब देता है। तो ये हमारा था सनती। अब इसके बाद आएगा खिदमाती शोबे, जिसको हम कहेंगे सेवा क्षेत्र। क्या कहेंगे? सेवा क्षेत्र। तो ईस्वी सन 1951 में भारत के अंदर खिदमाती शोबे में कुल जो रोजगारी थी वो 17.3 था। इसका अतिया कितना था? 17.3 था, जो साल 2001 में 25.2 हो गया, यानी कि बढ़ा के घटा बढ़ गया। लेकिन साल 2011 के 12 में ये बढ़कर 27% हो गया और साल 1950 से 51 में भारत का जो खिदमाती शोबा था, उससे जो कौमी आमदनी हासिल होती थी वो जीडीपी के मुताबिक 30.3% हिस्सा देता था और 1980 और 81 के दरमियान में ये 38 हो गया। साल 2000 से 2001 में 50.4 हो गया, जो इसके तनासुब में साल 2014 और 15 में बढ़कर 52.7 हो गया था। इस तरह से भारत का जो खिदमाती शोबा है, इसने बहुत ही तरक्की हासिल की और कौमी आमदनी में इसका सबसे ज़्यादा अतिया रहा है। अब इसके बाद हम देखेंगे आबादी। क्या देखेंगे हम? आबादी। तो आबादी जो है, जिसको हम कहेंगे वस्ती, साल 1901 में भारत की जो आबादी थी 23.84 करोड़ थी। याद रहे कि भारत की आबादी 1901 में 23.84 करोड़ थी, जिसमें इजाफा होता गया और 1951 में 36.1 करोड़ हो गई। 1901 से लेकर 1951 में 36.1 करोड़ हो गई और इसने इजाफा इतनी तेज़ी से किया कि 2001 में भारत की जो आबादी थी वो 102.7 करोड़ हो गई, जिसको हम वस्ती विस्फोट भी कह सकते हैं। और आखिरकार छेले 2011 में आबादी का जब मुरद्दम शुमारी की गई तो भारत की आबादी 121.02 करोड़ थी, ये बताती है। तो भारत में आज़ादी के बाद जो आबादी में जो इजाफा तेज़ी से हुआ, तो लगभग वो अंदाज़न 1.5% से उसकी सरह से आबादी में इजाफा हुआ। तो भारत को क्या कहते से? वस्ती विस्फोट। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसको हम क्या कह सकते हैं? वस्ती विस्फोट भी कह सकते हैं। तो यहाँ तक के हमारे पॉइंट रहे कितने? क्या पहले कौन सा देखा? फीकस आमदनी। तो फीकस आमदनी में मैंने आपको बताया कि मानव विकास अहवाल के मुताबिक 2014 के अंदर 2013 की जो माठाधिक आवक थी वो कितनी थी? $5,150 थी, है ना। और इसके बाद मैंने आपको बताया खेती के शोबा। तो खेती के शोबे के अंदर हमारे लगभग आज़ादी के वक्त
तो कितने टका लोग उससे जुड़े हुए थे? 72% लोग जुड़े हुए थे। लेकिन आखिरकार 2013 और 14 में घटकर ये कितने हो गए? 14%। कितने हो गए? 14%। इसके अलावा मैंने बताया कि खेती के शोबे के अंदर से जो राष्ट्रीय आवक हासिल होती थी वो कितने टका होती थी? 55% हासिल होती थी। उसके बाद हमने क्या देखा? सनतें देखी। तो सनत के अंदर हमने देखा कि 1951 में जो भारत की सनत के रोजगार हासिल करते थे वो कितने थे? 10.6, यानी कि इसके अंदर क्या होता गया? इजाफा होता गया। फिर मैंने आपको बताया कि भारत के खिदमत के शोबे में 1951 में भारत का खिदमत के शोबे से जो रोजगारी हासिल करते थे वो कितने थे? 17.3 इसका अतिया था। और आबादी बताई 1901 के अंदर भारत की आबादी 23.84 करोड़ थी, जो 1951 में 36.1 करोड़ हो गई और 2011 के अंदर 121.02 करोड़ थी, जिसे हम बस्ती विस्फोट भी कह सकते हैं। अब इसके बाद के हम पॉइंट नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे।